Assalamu alaikum. This is Fiza Qasim from Edfolio. Today we have a very well-known personality in the field of education who has been serving for this industry from past many years. Sir Nadeem, कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सब अल्लाह का शुक्र है। It's our pleasure, sir. आप सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही है आपकी जर्नी? क्या रोलर कोस्टर रहा है? क्या हर्डल्स हैं आपकी जर्नी के बीच में? जी बस मैं मुख्तसरन आपसे ये कहूँगा कि आई स्टार्टेड माय जर्नी इन एजुकेशन इन 1994 व्हेन आई वाज स्टिल स्टडीइंग एंड फिर उसके बाद मैंने साइमल्टेनियसली स्टूडेंट काउंसलिंग का काम भी शुरू कर दिया था। 1998 से मैं स्टूडेंट काउंसलिंग में भी हूँ। साथ साथ मैं पढ़ाता भी रहा। मैंने तमाम लेवल्स को पढ़ाया है। ए लेवल को पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी लेवल को पढ़ाया है, मास्टर्स लेवल को पढ़ाया है और 2021 तक मैं पढ़ाता भी रहा और काउंसलिंग भी करता रहा। 2021 के बाद फिर मैंने ये सोचा कि जो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत ज़िंदगी में सीखी हैं उससे मैं दूसरों को वो नॉलेज उनके साथ शेयर करूं। तो मैं करियर डिज़ाइनर और करियर प्लानिंग के अंदर इस वक्त हूँ। सर माशाल्लाह। सर मुझे आप ये बताइए, स्टूडेंट्स के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहा? क्या उनकी साइकी से कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं? हमारा जो एक एडवांटेज है वो ये है कि हमने मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम किया है। हर स्टूडेंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, वो एक अलग नेचर। शख्सियत है उसकी, ठीक है ना? और इंसान को इंसान शनास होना चाहिए। जब आप एक इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ डील कर रहे हैं। और इंसान शनासी एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ ही आती है। तो हर स्टूडेंट के साथ जब एक टीचर डील करता है, एक काउंसलर डील करता है, एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ डील करता है, उसको पता होना चाहिए कि वो किस शख्सियत के साथ डील कर रहा है और उस हिसाब से उसने उसको गाइड करना होता है। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्टूडेंट के साथ वक्त लगाना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस पता करनी पड़ती है और उस हिसाब से उसको आगे गाइड करना। सर जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, आपने उनकी साइकोलॉजी के साथ और जिस तरह से भी आपने उनसे इंटरेक्ट करना होता है, आप समझ जाते हैं कि वो क्या पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट ज़्यादातर कहाँ के लिए प्लान कर रहे होते हैं और आप उनकी कोर्स सिलेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? बिल्कुल, पहले पहले तो मैं आपको इसका बता दूं कि कोर्स सिलेक्शन देखिए, हमारे यहाँ बच्चे कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि भाई मैंने ये कर लिया है, ये सब्जेक्ट कर लिया है, अब आगे मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है ना? देखिए, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हिकमत। हकीम इंसान वो होता है जो पहले अपनी प्लानिंग करता है, फिर उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है ना? तो बच्चों को ये गाइड करने की ज़रूरत है बहुत यंग एज से। और मतलब मेरा एक जो जो मैंने चीज़ देखी है वो ये है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन वो किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, आगे वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उस इल्म से वो क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसका उन्हें आखिर तक पता नहीं होता। वो निकलते हैं, मार्केट में आते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। उसमें होता ये है कि वो भेड़-चाल का आलम बहुत ज़्यादा होता है। एक ज़माना था कि हर हर कोई जो है वो पायलट बनना चाहता था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। आजकल जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो एआई में जाना चाहता है। एआई। अगर आप उनसे पूछें कि आप क्यों एआई में जाना चाहते हैं? मुझे उसने मशवरा दिया है, मेरा वो दोस्त ये कर रहा है, मेरा वो दोस्त ये कर रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? ज़िंदगी में आप उस चीज़ में कामयाब होंगे जिस जिस चीज़ को आप करना चाहें शौक के साथ। ये आपका मेन मोटिवेटर होता है और आपको पता होना चाहिए कि आपको शौक किस चीज़ का है और आपकी एबिलिटी है उस शौक को अचीव करने की या नहीं। अभी कल ही मैं किसी स्टूडेंट मेरे साथ बैठी हुई थी तो वो मुझसे बात कर रही थी मेडिकल के मुताल्लिक। मुझे बहुत शौक है मेडिकल में जाने में, बहुत शौक है मेडिकल, और उनके जो ग्रेड्स थे वो थ्रू आउट ओ लेवल से आगे जो थे, वो बायोलॉजी में अच्छे नहीं थे। सही। अब जब मैं ओ लेवल कर रहा था तो उस ज़माने में मुझे भी बायोलॉजी बहुत पसंद थी, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत सी चीज़ें जो आप मुझसे पूछें मुझे पता होंगी, लेकिन मेरा ग्रेड नहीं आता था। शौक है, लेकिन मेहनत के बावजूद भी अगर आप उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता है मेडिकल में कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। ऐसा ही ऐसा है, ठीक बिल्कुल। है ना? तो फिर वो आपने सोचना होता है, सिर्फ वाहिद फील्ड डॉक्टर बनना नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं और इस पर आप अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल काउंसलर से डिस्कशन करें।
मैं डिस्करेज करता हूँ, दोस्तों से डिस्कशन ना करें। दोस्त अगर आपको मशवरे देंगे तो फिर हो सकता है कि वो मशवरे सही ना हो। तो आप अपनी लाइफ का अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा या कोई ऐसा लाइक किस्सा हमें बताना चाहें जो कि आपने फेस किया हो खुद से, या आपने कुछ टैकल किया हो, ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वो डिमांड कर रहे होते हैं, या बच्चों की अपनी साइकी इस तरह की नहीं होती है, अगर वो आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। एक तो जो स्टूडेंट जो मुझे याद है, काफ़ी साल पहले की बात है, वो हमारे पास मैट्रिक स्ट्रीम से आया था और इतने इतने कोई वैसे बहुत वेल नोन स्कूल से भी नहीं था, लेकिन बड़ा डिटर्मिन्ड बच्चा था। उसने मैट्रिक से वो ए लेवल में आया, स्कूल ने उसको चांस दिया ए लेवल में आने का। उसने ए लेवल में 6 सब्जेक्ट्स लिए और 6 सब्जेक्ट्स में उसके ए आए। उस ज़माने में ए स्टार नहीं होता था, उसमें उसके ए आए और उसे बाद में हमने फिर येल यूनिवर्सिटी में प्लेस किया था और अब वो बहुत सक्सेसफुल एक इंटरनेशनल बैंक में काम कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, उसको लेके आगे चलना, उसको गाइड करना, क्योंकि मैट्रिक से ए लेवल से यूएसए में भी येल, आईवी लीग, ये बहुत ट्रांजिशन उसके लिए नहीं था, उसके लिए जंप्स थे बहुत ज़्यादा और ये जंप कराने में हमें उसको हेल्प करना था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने की है। और भी ऐसे केसेस हैं जो हैं, लेकिन ये एक मुझे याद है कि इस तरह से हमने उसको गाइड किया। सर एज यू सेड आईवी लीग, सो आईवी लीग इज बेसिकली फ्रॉम यूएसए, सो जी। आप क्या बताना चाहेंगे यूएसए रिलेटेड के स्टूडेंट्स को कौन सा आइडियल टाइम है जब अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी चाहिए? जी। देखिए, आपको जो भी चीज़ करनी है, जैसे मैंने कहा कि जब स्टूडेंट ओ लेवल में आता है, क्लास 9 में वो आता है या अगर वो क्लास 9 में मैट्रिक में आ रहा है, उस वक़्त उसकी भरपूर उसको गाइडेंस मिलनी चाहिए या उसको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर स्कूल से उसको गाइडेंस नहीं मिल रही है, पहले तो स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वो गाइड करें उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन में, हर चीज़ में। हम ये करते थे कि क्लास 8 जब बच्चे का ख़त्म हो रहा था, तो हम एक-एक सेक्शन में जाते थे, क्लास 8 के सेक्शन में, और उन्हें बताते थे कि भई अगर आपने आगे ये करियर लेना है, तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होगा ओ लेवल में, या आपको कॉमर्स लेना है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो वहाँ से सिलेक्शन बच्चे को करवाया जाए, तो वहाँ से उसका ज़हन भी बनता है कि अच्छा मैं बड़ा होके ये बनूँगा, मैं बड़ा होके ये बनूँगा। क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें बच्चे ख्वाब देखते हैं। और एक बड़ी अजीब-सी बात ये है कि आजकल बच्चे उस जैसे हम ख्वाब देखा करते थे, वैसे वो ख्वाब नहीं देखते। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी बात भी है ये, लेकिन थोड़ा-सा ड्रीम करना भी ज़रूरी है, ठीक है? ख्वाबों के बारे में ज़ाहिर है, वो आपने वो कहावत सुनी होगी कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो बिल्कुल वो सही जब बात है। जब वो ख्वाब देखेगा तो उस हिसाब से फिर वो मेहनत भी करेगा, लेकिन उसको बताना, उसको रास्ते बताना, वो तो गाइडेंस काउंसलर का काम है, या ऑब्वियसली। वो पेरेंट्स का काम है, या वो टीचर्स का काम है। फिर उसने सही टाइम पे वो ले लिया, उसके बाद अब वो आगे आता है अपने इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में। देखिए, अगर अगस्त के अंदर क्लासेस शुरू हो रही हैं, सितंबर के अंदर क्लासेस शुरू हो रही हैं, 18 महीने पहले से स्टूडेंट ने बहुत सीरियसली अपनी प्लेसमेंट का काम शुरू करना है, बहुत सीरियसली। अब उसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए उसने अपना फील्ड रिसर्च करनी है। थोड़ा-सा लोगों से फाइंड आउट करे, किस फील्ड में पहले वो जाना चाहता है। आगे 10 साल के बाद कौन-सी फील्ड जो है वो बढ़ती उसको नज़र आ रही है। इसमें अगेन काउंसलर उसको गाइड करेंगे, क्योंकि बच्चे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। वो क्या करना चाहता है, थोड़ा-सा उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, कामयाबी का ताल्लुक क्लैरिटी से होता है। जिसका गोल जितना क्लियर होगा, वो उतना जल्दी उस गोल तक पहुँच जाएगा। जो लोग ये करते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर वो फ़ायदे में नहीं रहते। तो 18 महीने पहले से उसने दूसरा काम उसने क्या करना है, उसने यूनिवर्सिटी रिसर्च करनी है। अमेरिका के अंदर जो है वो 4,500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसा हैं, ही है सर। ठीक है ना? तो अब वो दैट मीन्स के देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर एवरीवन। इन थियोरी देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर एवरीवन। मगर आपको उसमें जाके फिश करना है, आपने उसको जाके निकालना है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ मैं जा सकता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर हो सकते हैं। कौन-सा प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, क्या कॉस्ट है, क्या क्या वो कोएड है, क्या बहुत सारे फैक्टर उसके अंदर हो सकते हैं। तो बच्चे ने उसको रिसर्च करके निकालना निकालना होता है। फिर अपनी लिस्ट बनाए यूनिवर्सिटी की, जिसमें 2 यूनिवर्सिटीज़, जो एक यूनिवर्सिटी को ड्रीम कॉलेज कर लें, एक को हाइली कंपैरेटिव कर लें, एक कॉलेज को है, 2 कॉलेज को आप एवरेज कर लें, एक को फॉल बैक कर लें। मतलब लाइक 3 टू 4 एप्लीकेशंस एट अ टाइम। हाँ, 4 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे हाँ भी जी। प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी महँगी हो गई है। वो आप करें, बहुत सीरियसली उसको करें, ठीक है ना? बहुत से लोग हैं, प्रेज़िडेंट क्लिंटन जैसे हैं, जब उन्होंने किया था अप्लाई कॉलेज में,
तो उन्होंने पास आउट होने के बाद, अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई किया था, जॉर्ज टाउन। बट ही वॉज वेरी क्लियर, ही गॉट इन। उनका पर्सपेक्टिव क्लियर था, उनका पर्सपेक्टिव क्लियर था कि मुझे जाकर ये चीज पढ़नी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। और एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस भी इसलिए कि वहां पर एक प्रोफेसर थी, उनका ये था कि मुझे उससे पढ़ना है। अच्छा, तो वो चूंकि क्लैरिटी थी ना बहुत ज्यादा, तो वो हो गया। तो आप ये ना करें कि 25-30 कॉलेजेस में करने की कोशिश करें, आप 4-5 कॉलेजेस ले लें और उसके अंदर अप्लाई करें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एसएटी जरूर दें, एसएटी की तैयारी करें, सैट की तैयारी करें, सैट जरूर दें। क्योंकि देखें, एक चीज तो एडमिशन है, एक चीज जो है वो वीजा है, ठीक है ना। जब आप वीजा के विंडो पे जा रहे हैं तो वीजा ऑफिसर जो है वो ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो वो आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, जो आपने पढ़ा है, अगर आपने सेट की तैयारी की है, वो किया है, तो उससे उसको अंदाजा होगा कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है। तो इसमें आपको वीजा में भी फायदा होगा। तो ये चीजें आप करें और उसके बाद कोशिश करें कि अर्ली एक्शन में आप अप्लाई करें। सितंबर के बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाए और उसके बाद इंशाल्लाह आपका, मेरा ख्याल है अगर आप अर्ली एक्शन में जाते हैं तो नवंबर दिसंबर तक आपका आ जाएगा। नवंबर वैसे भी अमेरिका में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस के लिए। तो इसलिए अप्लाई 18 मंथ्स पहले आप शुरू करें। अपना जब एएस का एग्जाम हो जाए फौरन सैट का टेस्ट दे दें। सैट का टेस्ट अगस्त में भी होता है। पहले ये होता था कि सैट बहुत मुश्किल था तो हम उसको अक्टूबर तक कहते थे, अक्टूबर तक पढ़ो। अब आप अगस्त का ऑप्शन भी, आपके पास अक्टूबर का ऑप्शन भी है। आपने दे दिया, सैट दे दिया, यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें। जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना आपको फायदा होगा। एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। सर जैसे आपने डिस्कस किया अभी कि यूएस के रिलेटेड हम बात कर रहे थे, यूएस में एक और अच्छी बहुत बेहतरीन चीज है कि स्टूडेंट ने अगर इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से किया है सो ही कैन ऑप्ट सम अदर कोर्सेज। सो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें, बिकॉज यूएस वो कंट्री है जो चेंज ऑफ कोर्स अलाउ करता है कि आपने अगर ये चीज पढ़ लिया, लाइक जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जिसने ओ लेवल्स में कुछ और बैकग्राउंड था, बट क्योंकि बच्चों का माइंडसेट उस टाइम पे क्लियर नहीं होता, उनको बाद में पता चलता है जब वो किसी काउंसलर के साथ बैठे हैं, उनको तब पता चलता है कि आगे करना क्या है लाइफ में। तो जब वो अपना कोर्स चेंज करना चाहें तो वो यूएस में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना देखें, चाहें। यूनाइटेड स्टेट्स का जो ओरिएंटेशन है वो लिबरल आर्ट्स ओरिएंटेशन ओरिजिनली उनका कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर भी बनना चाहता है तो वो डायरेक्ट उसको एमकैट नहीं करवाते हैं, वो पहले उसको एक डिग्री करवाते हैं, उसके बाद फिर वो एलिजिबल होता है फॉर एन एमकैट। हार्वर्ड के अंदर या ब्राउन के अंदर, मैं इस वक्त थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, एक एप्लीकेशन ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं अनडिसाइडेड। और अगर आप अपने आप को अनडिसाइडेड शो कर रहे हैं तो वो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो आपके फेवर में ही जाता है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम जब स्टूडेंट आएगा अब ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस करके फिर ये डिसाइड कर सकता है कि आगे इसने क्या करना है। तो ऐसा कोई वहाँ पे ये सिलसिला नहीं है अमेरिका के अंदर। आपने कोशिश ये करें कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ें उसको उसमें ग्रेड्स अच्छे लेके आएँ, ताकि उनको ये इंप्रेशन जाए कि आप उनके इंस्टीट्यूशन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपसे ये कहूंगा, एक स्टूडेंट का ओ लेवल का रिजल्ट आता है या मैट्रिक का रिजल्ट आता है, उसमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, उसके बाद फिर उसका ए लेवल का रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसके बाद उसका सेट का रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। स्टूडेंट अपने ओ लेवल के रिजल्ट की बुनियाद पर सेलेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजल्ट उसका अच्छा है तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब वो उसका ए लेवल का रिजल्ट देखेंगे, ए लेवल का रिजल्ट जब उसका देखेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका, अब वो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो उसका क्या देखेंगे, उसका कम्युनिटी वर्क देखेंगे, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर देखेंगे, ये सब आपका बहुत अच्छा है। ये मैं कंपेटिटिव यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, ये सब आपका बहुत अच्छा है। आप रिजेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए। जो आखिरी चीज होती है, जो क्लिंचर होता है, जिसकी बुनियाद पर यह डिसाइड होता है कि आप सेलेक्ट होंगे और आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी इन अ कंपैरेटिव यूनिवर्सिटी, वो आपका पर्सनल ऐसे होता है। एवरी यूनिवर्सिटी वांट्स अ स्टूडेंट हु कैन ऐड वैल्यू टू देयर इंस्टीट्यूशन। आप इंसान कैसे हैं, आप कौन आ रहा है, वो पर्सन कौन है जो आ रहा है अंदर। तो वो चीज जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है कि जो भी उनका अचीवमेंट है, जो भी उन्होंने ग्रेड्स लिए हैं, जो भी, वो उसको कैश करें, वो उसको प्रेजेंट इस तरह करें। देखें, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। एक साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अचीव किया, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे।
खाना आप किसी के सामने रखते हैं तो ऐसी नहीं प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट किया जाता है चीज को, उसके एस्थेटिक्स होते हैं, लाइफ के भी एस्थेटिक्स हैं, एजुकेशन के भी एस्थेटिक्स हैं। तो आप उसको प्रेजेंट करें, वो प्रेजेंट कहाँ करेंगे आप? पर्सनल स्टेटमेंट में करेंगे, आप लिख के दिखाएंगे उनको कि मैंने ये चीजें अचीव की हैं और मैं इस तरह से वैल्यू मजीद ऐड कर सकता हूँ। तो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वी कैन से। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और पर्सनल स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन आप कह सकती हैं कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। सर एज यू डिस्कस अबाउट स्कॉलरशिप के टाइमलाइन, नवंबर आपने बताया कि नवंबर में जो है वो बेस्ट टाइमलाइन है कि आप स्कॉलरशिप अपना जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। सो हम ईयर में कितनी बार स्कॉलरशिप को हम अप्लाई कर सकते हैं? कोई ऐसा और टाइमलाइन है जिस पे स्पेसिफिकली आप सीएसएस प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैं मतलब ये नहीं कह रहा, हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं, हम अभी तक हमने मार्च में भी स्टूडेंट्स को पार्शियल स्कॉलरशिप्स दिलवाए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पार्शियल और एक तो चीज ध्यान में रखने की ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा फुल स्कॉलरशिप्स उनको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। फुल ब्राइट वैसे भी मास्टर्स की है, अंडर ग्रेड लेवल पर तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन फुल स्कॉलरशिप्स इस वक्त कम अवेलेबल हैं। पार्शियल स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है और अपने एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए मुख्तलिफ चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। आप स्कॉलरशिप भी ले लें, आप थोड़ा सा कुछ काम भी कर लें। 20 आवर्स ऑफ वर्क अलाउड है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अमेरिका के अंदर। आप मास्टर्स लेवल पे तो मेरे ख्याल 40 आवर्स भी अलाउ है। तो ये कंबाइन करके आप कर सकते हैं अपना एजुकेशन फाइनेंस। तो इस तरह से आप इसको करें, आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अर्ली अप्लाई करते हैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के पास फंड्स होते हैं, तो उस वक्त आपको ज्यादा फायदा है। सर एज यू डिस्कस्ड अबाउट कोर्स सिलेक्शन, स्कॉलरशिप्स, टाइमलाइन, नाउ इट इज द टाइम फॉर द बैंक स्टेटमेंट। क्या बैंक स्टेटमेंट कब शो करानी है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन, और कितनी शो करानी है एग्जैक्टली? देखें, ये वेरी करता है, हर मुल्क का अपना होता है, लेकिन 1 ईयर का तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर का जो अब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक स्टूडेंट था, उसको जॉर्जिया में एक यूनिवर्सिटी ने 100% आउट ऑफ स्टेट स्कॉलरशिप दी, ठीक है। अब आउट ऑफ स्टेट स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि जो बाहर के स्टूडेंट का, लेकिन जो इन स्टेट की फीस थी वो तो उसको पे करनी। तो जो आपकी फीस है वो 1 साल की, और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं ये तो मिनिमम आपको जो है ना वो शो करने। अब इसके अलावा जैसे एक और डेस्टिनेशन था, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया था, जहां पर एक दूसरा स्टूडेंट अप्लाई कर रहा था, उसने वो चीज एस्टिमेट किया और उसने किया, लेकिन लॉ ये था, रूल ये था कि उसने $33,000 शो करने ही करने थे। तो ये हर मुल्क का अपना होता है, डिपेंड करता है। आपने उस मुल्क के रूल्स को समझना है और उसको करना है। अमेरिका में यूजुअली ये होता है, जहां तक ज्यादा स्टेट्स में जो मुझे जहन में है, कि आप 1 साल का और 1 साल का एक्सपेंस, वो उसके अंदर 1 साल की फीस और 1 साल का एक्सपेंस। हाँ, अगर कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है, अगर कोई फाइनेंशियल एड आपको मिली है, कोई डिडक्शन है, वो आप उसमें से माइनस कर सकते हैं, लेकिन बाकी पूरी अमाउंट आपने उसके अंदर शो करनी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि उसमें $5,000 एक्स्ट्रा डाल दें ताकि आपकी सिक्योरिटी उसके अंदर हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास विंडो के ऊपर बहुत कम टाइम होता है और उसके अंदर आपने प्रूव करना होता है कि यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट। और उसमें एक चीज और है, आपकी इजाजत से, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बिल्कुल ठीक है ना। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पता नहीं लोग क्यों इतना हल्का लेते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप आइल्स तो दें, आइल्स जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके अंदर आप देख लें। अच्छा, ये भी गलती हो जाती है, स्टूडेंट क्या करता है कि वो जा रहा है पढ़ने के लिए, रजिस्टर कर दिया उसने जनरल ट्रेनिंग, ओके, तो एकेडमिक। जी, आप अपने काउंसलर से बात कर लें या कंसल्टेंट से बात कर लें, किसी से गाइडेंस ले लें कि आपको एकेडमिक के अंदर जाना होता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है, उसमें जो है, मेरे ख्याल से अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं तो 6.5 बैंड आपको चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप, ये इंटरनेशनल है, आईएलटीएस एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश का वो है। इसके अलावा जो है टोफल है, अमेरिका के अंदर जो है वो टोफल, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन टोफल अगर आप करेंगे तो फिर वो सिर्फ अमेरिका के अंदर होगा। आईएलटीएस करेंगे तो फिर वो कहीं पर वर्ल्ड वाइड आप जा सकते हैं। डोलिंगो, लेकिन डोलिंगो में एक चीज ये है कि डोलिंगो का फायदा ये है कि डोलिंगो सस्ता पड़ता है, आपकी कॉस्ट बचती है, मनी मैटर्स। अगर एक चीज 50,000 की है और एक चीज 12,000 की है, तो जाहिर है आप 12,000 पे चले जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन
आपने ये चेक करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डुओलिंगो को एक्सेप्ट कर रही हैं। दुनिया में हर जगह हर यूनिवर्सिटी डुओलिंगो को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपने चेक करना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटी डुओलिंगो को एक्सेप्ट कर रही है, ये यूनिवर्सिटी डुओलिंगो को एक्सेप्ट। चेक एंड बैलेंस बहुत मैटर करता है बहुत इन मैटर एवरी करता है। एस्पेक्ट। जी, सर, इसलिए गुड एडवाइस देना ज़रूरी है। सर, कोई एडवाइस आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहें, हमारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं? This is a very exciting time to be young. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़ देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, सारे स्कूलों में आजकल एक मेंटल हेल्थ एक वो है, उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को अल्लाह का शुक्र करना सीखें हमेशा। हर चीज़ का जो इलाज है वो है कि आप अपनी जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उन्हें काउंट करें। बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास जो कि दूसरे के पास नहीं है, ठीक है? तो अपने अंदर आप जितना शुक्र पैदा करेंगे, अपने अंदर आप जितना अल्लाह से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे। ये चीज़ इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना? जब आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी तो आप अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों के लिए काम करेंगे, आप अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेरा मकसद यहाँ पे इसको कहने का, मैं इसको करियर प्लानिंग के साथ लिंक कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छे इंसान को देखिए, हर इदारे का अल्टीमेट काम क्या है? एक अच्छा फर्द माशरे को देना। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। नेपोलियन ने क्या कहा था? गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। ठीक है। तो ये चीज आपके पर्सनल स्टेटमेंट में भी बहुत ज्यादा काउंट करती है कि आपने अपनी कम्युनिटी को कितना सर्व किया है। तो जेन्युइनली आप अगर इसमें करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को करें, और जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं उससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की भी कोशिश करें, दूसरों को फायदा देने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लीडरशिप एबिलिटी डेवलप होगी। एंड यूनिवर्सिटीज वांट लीडर्स। ठीक है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनको लीडर्स चाहिए, वो जो वैल्यू ऐड करें अपने अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर और दूसरों के अंदर। तो ये चंद चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, अपना कम्युनिटी को सर्व कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाइए, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने वक्त को बहुत अच्छी तरह से प्लान कीजिए, और जो चीज़ें आपने अचीव की हैं उनको कैश करना सीखिए। सर, व्हाट अ वंडरफुल सेशन इट इज़ विद यू। सर, आपके टाइम का और आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू सर।